हेलो एवरीवन, वेलकम टू दत्तास एकेडमी ऑफ ह्यूमैनिटीज़। आज की क्लास में हम क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल घटना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाला एक ऐसा बदलाव था जिसने लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज़ को जन्म दिया। इस पूरे चैप्टर में हम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, दुनिया में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ओवरऑल हम पूरा चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी तरह से एंड तक उस वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये पूरा सफ़र। शुरू में हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आप देख सकते हो जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ये चैप्टर किस बारे में है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुई और ये सिर्फ एक देश की रेवोल्यूशन नहीं था। रेवोल्यूशन को अगर आप समझोगे तो इसको हिंदी में हम लोग क्रांति बोलते हैं। यहाँ पे एक जब इसका मतलब क्या होता है कि जब बहुत बड़ा कोई चेंज होता है, बहुत बड़ा बदलाव होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और ये बदलाव सिर्फ फ्रेंच में हुआ ऐसा बात नहीं है। इसके वजह से पूरे यूरोप और दुनिया के लिए सोचने के तरीक़ों को बदलने वाली ये घटना थी कहीं ना कहीं पर। उसी समय फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। यानी जो किंग के पास सभी पावर्स उन्हीं के पास रहता था और आम लोगों को ना तो पॉलिटिकल राइट्स थे, ना ही सरकार में बोलने का हक था। फ्रांस की सोसाइटी इनइक्वल वर्गों में बटी हुई थी, जिसको वो लोग एस्टेट्स बोलते थे। एस्टेट्स का मतलब होता है अलग अलग वर्ग, जो समाज में ऊंचा नीचा जो वर्ग होता है। उसी तरह से यहाँ पे फ्रेंच की जो सोसाइटी थी तो वो तीन अनइक्वल मैंने तीन एस्टेट्स में बटा हुआ था, जो एकदम इक्वालिटी नहीं था उनमें। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। यानी आम लोग सारे टैक्स देते थे। थर्ड एस्टेट के जो लोग होते थे वो सबसे नीचे के दर्जे में आते थे, तो उनको कहीं ना कहीं पर सारे के सारे टैक्स का जो बोझ है उन्हीं के ऊपर दिया जाता था। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज़ इसी रेवोल्यूशन से निकले, जिसने आगे चलकर दुनिया को और दुनिया में कई सारे देशों को इन्फ्लुएंस किया। आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आप पढ़ोगे या क्लास 10 के बुक्स में भी आप देख सकते हो कि इस तरह की चीज़ों में फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे दुनिया में बहुत सारा जगह को इंस्पायर करता है। यहाँ तक हमारे इंडिया में भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, तो उनको भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये था इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि फ्रांस का सोसाइटी का स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या असमानताएँ थी। तीनों एस्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं जो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसा था। अब देखो, बात को समझना पड़ेगा कि 18th सेंचुरी के एंड में फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो तीन एस्टेट्स में बटी हुई थी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट एस्टेट एक होता था, फर्स्ट एस्टेट एक था, सेकेंड एस्टेट एक था, थर्ड एस्टेट। तो फर्स्ट एस्टेट में कौन कौन लोग आते थे, इसमें आते थे जो जो चर्च के लोग, यानी कि जो क्लर्जी और प्रीस्ट होते हैं, जो चर्च से संबंधित लोग हैं। चर्च में नहीं होता है, पोप होते हैं, फादर होते हैं, क्लर्जी होते हैं, प्रीस्ट, ये सब आ जाते थे आपका फर्स्ट एस्टेट में। ये बहुत ज़्यादा रिच होते थे और बहुत ज़मीन के मालिक भी थे। इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उल्टा वो लोग बहुत सारे टैक्स रिसीव कर सकते हैं, जैसे टिथ हो गया। हाँ, तो इस तरह का चीज़ें आपको आगे चलकर पढ़ने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि सेकेंड एस्टेट के बारे में। सेकेंड एस्टेट कौन थे। सेकेंड एस्टेट में जो नोबलिटी थी या नोबल्स, यानी कि जो किंग के जो रिश्तेदार होते हैं या दरबारी या फिर बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते, ज़मींदार्स होते थे, वो लोग सेकेंड एस्टेट में आते थे, उनको नोबल्स बोला जाता था। और ये भी आराम की ज़िंदगी ही जीते थे। और जो फार्मर्स थे वो लोग टैक्स वसूल करते थे, इन्हें भी टैक्स से छूट थी। सेकेंड एस्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। याद रखना, फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट को कोई भी टैक्स देने में से उनको छूट थी। अब हम बात करते हैं कि थर्ड एस्टेट के बारे में, जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था। इसमें थर्ड एस्टेट में कौन कौन आते हैं, वो लोग फार्मर्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, लॉयर्स आ गए हैं, टीचर आ गए हैं, या कोई भी ट्रेड्स पर्सन जो होते हैं, बिजनेसमैन हो गया, ये सब लोग आ जाते थे। यानी पूरी आम जनता जो होती थी वो थर्ड एस्टेट में आती थी। ये सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे और इनके पास कोई अधिकार नहीं था। ये लोग ही सबसे ज़्यादा संघर्ष करते थे, स्ट्रगल उन्हीं को सबसे ज़्यादा करना पड़ता था, लेकिन सबसे कम सुविधा इन्हीं को मिलती थी।
इस इनइक्वालिटी ने ही क्रांति की नींव रखी। आपको दिखेगा थर्ड स्टेट से ही ये क्रांति का शुरुआत होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कोई तकलीफ तो था नहीं, वो लोग तो बैठे बैठे उनको सब कुछ मिल रहा है। अब हम बात करेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव के बारे में। ये सब आपका मेन टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस के हिसाब से है, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने बनाया है ये सारे नोट्स। तो द स्ट्रगल टू सर्वाइव हम देखेंगे कि थर्ड स्टेट के लोग कैसे उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन थी, वो जीने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। तो जो फार्मर्स थे या वर्कर्स थे, उनको गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। गवर्नमेंट को तो एक तरह का टैक्स देना पड़ता था, यानी किंग को देना पड़ता था। साथ ही साथ उनको जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदार होते थे, उनको फ्यूडल ड्यूज़ देना पड़ता था, क्योंकि वो लोग उनके खेतों में जो काम करते थे, मजदूरी करते थे, मतलब किसान जो फसल उगाते हैं तो फ्यूडल की ज़मीन पे अगर करते हैं तो उनको फ्यूडल ड्यूज़ भी देना पड़ता था। और चर्च का बात तो अलग सा था ही। टीथे की मैंने बात की, 10% जो भी उनका प्रोडक्शन होता था किसानों का, तो जो भी प्रोडक्शन अपने खेतों में करते थे उसका 10% किसको देना पड़ता था, वो चर्च को दे देना पड़ता था। तो उस समय में ब्रेड की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई थी और काम कम कम थे। ब्रेड का मतलब यह क्या होता है कि जो फ्रांस के लोगों का स्टेपल फूड होता है ना, मेन फूड जो होता है वो ब्रेड ही था। तो वो लोगों के जीने के लिए बहुत ज़रूरी था। और ब्रेड की कीमतें जो थी ना, उस समय में एक ऐसा समय था कि फ्रांस का सोसाइटी ये सब में स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि फ्रांस ने कई सालों तक बहुत सारी युद्ध में वो लोग इन्वॉल्व थे। तो राजा का खजाना भी खाली हो चुका है, तो फ्रांस के सोसाइटी में गरीबी बहुत ज़्यादा छा गई थी थर्ड स्टेट के लोगों में। और साथ ही साथ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ब्रेड जो मेन फूड होता है उनका, उसकी भी कीमतें बहुत बढ़ गई। और साथ ही साथ काम बहुत कम मिलते थे। और जो भी उनको मजदूरी भी मिलती थी वो इतना कम थी कि थोड़ी सी महंगाई से ही पूरा परिवार भूखा रह जाता था। अगर दाम थोड़ा सा बढ़ गया तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स की सामना करना पड़ता था उनको। फिर हम देखेंगे कि जो ये जो डेली स्ट्रगल थे उनके लाइफ में, ये जो डेली स्ट्रगल ये लोग लाइफ में लोगों को कहीं ना कहीं आप देखोगे कि रेवोल्यूशन की तरफ ले गया। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस तब होता है जब लोग अपनी जो बेसिक ज़रूरतें होती है, जैसे कि खाना, ये सब पूरी नहीं कर पाते। तो वो ये एक ऐसा समय था, मतलब जो 18 सेंचुरी का जो लास्ट पार्ट जो था, ये ऐसा एक समय था कि फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। 23 मिलियन से आपको दिखेगा कि 28 मिलियन तक पहुंच जाता है। लेकिन जो फूड प्रोडक्शन है वो उतना नहीं होता था। अक्सर फ्रांस में क्या होता था, बैड हार्वेस्ट होता था, ख़राब मौसम के चलते फसल नहीं होता था, तो बहुत सारे फसल नष्ट हो जाता था। इससे जो ग्रेन थी उसकी कमी होने लगी और ब्रेड की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हुई। लोग भूख से परेशान थे, जिससे सोसाइटी में बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग था। फिर हम देखेंगे कि ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। ये इस टाइम पर एक नया एजुकेटेड मिडिल क्लास निकल के आया। मिडिल क्लास के लोग कौन होते थे? जो लोग व्यापारी होते थे। ये एक नया क्लास उभर के आया जो पढ़े लिखे लोग थे। तो इसमें व्यापारी लोग होंगे, जो बिजनेसमैन हो गया, वकील हो गया, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर जैसे लोग थे। ये लोग धनवान जो लोग होते थे ना, जो रिच लोग होते हैं, और थोड़ा बहुत रिच थे, ऐसा नहीं कि नोबेल्टी जैसा तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत वो लोग रिच थे और पढ़े लिखे थे, सबसे बड़ी बात जो है। लेकिन अभी भी वो थर्ड स्टेट का ही हिस्सा थे, यानी उनके पास भी कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, वो पॉलिटिकल पावर से डिप्राइव्ड थे। इन्हें इन्फ्लुएंस किया कुछ बड़े बड़े थिंकर्स ने, जिनके आइडियाज़ वो लोग पढ़ के बड़े हुए हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में। उन बड़े बड़े थिंकर्स के बारे में ये मिडिल क्लास के लोगों ने पढ़ा, जो लोग जो इनका सोचने का, विचारने का तरीका में काफ़ी हद तक बदलाव लाया, जिसके वजह से, जैसे कि हम बात कर सकते हैं जॉन लॉक की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जॉन लॉक ने बोला था कि किंग का कोई डिवाइन राइट नहीं है कि रूल करने का। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान ने उनको कोई सदियों से तो यही माना जाता था ना, माने वॉइस ऑफ गॉड इज़ द वॉइस ऑफ किंग इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। राजा का आवाज़ जो होता है वो भगवान की आवाज़ होती थी। उन्होंने इन सब चीज़ों को, जॉन लॉक एक खुद में एक बहुत बड़ा महान थिंकर थे, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि किंग का कोई डिवाइन राइट होता है, कोई ईश्वरी कोई अधिकार होता है कि वो लोग रूल करें। ऐसा कुछ बात नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही इंसान है। फिर हम बात करते हैं कि एक फ्रेंच फिलोसोफर जीन जैक रूसो के बारे में, बहुत ही फेमस है। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने अपने थॉट्स को
बोला जैसे कि सरकार जनता की ही होनी चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए, सरकार का दायित्व बनता है कि वो जनता के लिए काम करे, तो इस तरह की फिर बात किया। और एक बहुत बड़े थिंकर उन्होंने तो कहीं ना कहीं पर जो पावर है उसको बांटने की बात कर दी। उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने बोला कि जो पावर होता है वो तीन हिस्सों में बंटना चाहिए, एक ही के पास सारे के सारे पावर नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति के एक गवर्नमेंट के अंदर एक ही इंसान के साथ साथ पावर नहीं होना चाहिए। जैसे कि पावर को बांटना चाहिए, जैसे कि लेजिस्लेटिव हो गया जो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करेगा, और जुडिशियरी जो कोर्ट यानी कि जो न्याय करेगा। तो ये सब चीज़ों का के बारे में मॉन्टेस्क्यू ने पहले खुलकर बोला। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इन लोगों ने यही सब आइडिया पढ़ के सुनकर वो बड़े हुए। तो इन्हीं जो उनका विचार थे, इसने मिडिल क्लास को एक नया विजन दिया। वो लोगों ने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया, और उन्होंने जो प्रिविलेजेस था, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो वो लोग एडवांटेज जो उनके पास था, उसको ख़त्म करने की उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे पहले इन्हीं ने थर्ड स्टेट के ही हैं ये लोग, और इन्हीं ने डिमांड उठाया कि ये सब प्रिविलेजेस ख़त्म होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो आप, अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम किसको बोला जाता है पहले आप समझ लो। ओल्ड रेजिम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वाला जो रेजिम था, जो शासन व्यवस्था था, उसको ओल्ड रेजिम बोलते हैं। लेकिन 1789 के बाद जो एक न्यू रेजिम आ जाता है, तो हम अभी बात करेंगे कि अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रेजिम क्या था, इस चीज़ को समझते हैं। थर्ड स्टेट के जो लोग अब अपने दुख तकलीफ़ों को एक्सप्रेस करने लगे इन मिडिल क्लास लोगों के सहारे। उन्होंने पैम्फलेट्स, बुक्स, डायरीज में अपने अनुभवों को लिखना स्टार्ट कर दिया, और इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है ना। ये राइटिंग्स बाकी जो लोग थे उनको भी इंस्पायर करने लगी। उन्होंने बताया कि कैसे टैक्स बर्डन, भूख, इनजस्टिस और ह्यूमिलिएशन ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया, उनके साथ किस तरह से गलत होता आ रहा है। इन पर्सनल एक्सपीरियंसेस ने रेवोल्यूशन की आग को और तेज कर दिया। अब हम बात करते हैं कि जो फाइनली जो आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट होता है। किंग लुइस 16 जो उस समय में फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो किंग थे, उनका नाम था किंग लुइस 16। उनकी जो सरकार थी वो पूरी तरह से कर्ज में डूब चुकी थी। मैंने पहले ही बताया, फ्रांस बहुत लंबे समय तक वो युद्ध वगैरह में इन्वॉल्व रहता था। जैसे कि अमेरिका के साथ भी वो लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो अमेरिका को आज़ाद होने में मदद कर रहे थे ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के साथ उनका बनता नहीं था। तो अमेरिका के इंडिपेंडेंस में भी उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, उन्होंने मदद किया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे वार है जिसमें वो लोग इन्वॉल्व रहे, जिसके चलते उनका जो सरकारी तिजोरी होता है, जो ट्रेजरी होता है, वो पूरी तरह से खाली हो गया। ऊपर से उनका जो रहन सहन था वो बहुत ज़्यादा शानदार रहता था। वो लोग अपना अलग अलग पैलेस में, महलों में रहते थे, जीवन बहुत ज़्यादा आलीशान था उनका। लेकिन जनता का दुखों का, कष्टों का किंग लुइस 16 को कोई ख़ास परवाह नहीं था। तो जो लुइस की जो सरकार है वो पूरी तरह से कर्ज में डूब जाती है। किंग ने टैक्स, अब कर्ज का जो भरपाई है वो करने के लिए उसने क्या किया, एस्टेट जनरल की एक बार मीटिंग बुलाई। वो समय समय पे एस्टेट जनरल का मीटिंग होता था, जहाँ पे तीनों एस्टेट के लोग आके मिलते थे, और वहाँ पे टैक्स बढ़ाने को लेकर इन सब चीज़ों के ऊपर फैसला होता था। तो किंग ने क्या किया, टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। और जो एस्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई उसमें आप देखोगे कि थर्ड एस्टेट ने मांग की कि हर मेंबर को एक वोट मिले। पर ये कहीं ना कहीं उन लोगों ने, मतलब सबका अपना अपना से होना चाहिए कि थर्ड एस्टेट की मांग, माने सभी मेंबर जितने भी लोग हैं, मतलब ये हर ग्रुप से पहले तो एक एक वोटिंग का अधिकार तो था, लेकिन अब वो लोग बोल रहे हैं कि जितने भी लोग रहेंगे सबका ही वोटिंग होना चाहिए। तो ये जो डिमांड था, इसको कहीं ना कहीं एस्टेट जनरल ने मना कर दिया, क्योंकि ऐसा होने से तो उनका नुकसान हो सकता है। तो थर्ड स्टेट ने फिर क्या किया, वॉकआउट कर दिया, वहाँ से वो बाहर निकल गए। फिर वहाँ पे उन्होंने खुद अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। वहाँ पे एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे थर्ड स्टेट के बहुत सारे लोग गए, जहाँ पे उन लोगों ने जाकर शपथ लिया, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा वो पीछे नहीं हटेंगे। तो अब सवाल बनता है क्या, कि ये दिन था 14 जुलाई 1789, बहुत ही हिस्टोरिक दिन है। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने, आप देखोगे कि वहाँ पे फ्रांस में एक जो पेरिस शहर है, उनका जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे एक जेल था, उसका नाम था बेस्टिल प्रिजन। तो बेस्टिल प्रिजन जो था वो एक जेल था, उस पर लोगों ने हमला कर दिया।
जो कि किंग की जो डिक्टेटरशिप का प्रतीक वो लोग मानते थे कि राजा का जो तानाशाही, राजा का एक सिंबल है, उसका जो डेस्पोटिक पावर है, राजा का जो मनमर्जी करने का जो पावर है, इसी का एक सिंबल के रूप से लोग इसको जानते थे। हालांकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग तो बंदी नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग इस जेल को राजा के ताकत का सिंबल के हिसाब से देखते थे, तो लोगों ने उस जेल पर हमला कर दिया। तो माना जाता है कि यही से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। ठीक है, हम उसके बाद लोगों ने जेल को पूरा तोड़ उड़ दिया, वहाँ से बहुत सारे कैदी फरार हो गए, और बहुत सारे लोगों ने जो जेल का टूटा फूटा जो फोर्ट्रेस था उसका बहुत सारी चीज़ें को एज ए सोविनियर, मतलब मेमोरी के हिसाब से घर में जाके उन्होंने रख दिया। बहुत सारे लोग ले गए थे उसको। अब हम देखेंगे कि फ्रांस अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। पहले मोनार्की था, मतलब राजा ही चलाते थे, अभी भी राजा रहेंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। तो 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो जाते हैं। ये थर्ड स्टेट जो मैंने बताया था, नेशनल असेंबली बना लेते हैं, तो इन लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जिसमें आप देखोगे कि राजा की जितना भी पावर्स थे उसको बहुत हद तक कम कर दिया गया ये नया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब जो मेन पावर्स होंगे वो इलेक्टेड नेशनल असेंबली के पास ही रहेगा। नेशनल असेंबली जो होता है ना, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट होता है, तो उनका जो नेशनल असेंबली होगा उसी में उन्हीं के पास, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उसी के पास ज़्यादा पावर्स रहेंगे, ना कि किंग के पास। पर केवल वही वोट कर सकेंगे जब तक जो एक तय अमाउंट का टैक्स देते हैं। अभी भी देखो बदलाव तो फ्रांस में आया, लेकिन जो वोटिंग राइट्स है सबको नहीं मिला। उन लोगों ने बोला कि वोटिंग राइट्स हम उन्हीं को देंगे जिनके पास एक तरह का फिक्स्ड इनकम रहेगा, उन्हीं जो टैक्स देने में सक्षम है उन्हीं लोगों का वोट का राइट्स रहेगा। यानी अभी सबको बराबरी का हक अभी भी नहीं मिला है फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इमीडिएट बाद, लेकिन ये डेमोक्रेसी की ओर पहला कदम था। अब देखो द रेवोल्यूशनरी एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, बहुत फेमस रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। उनका नाम था, वो एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, जीन पॉल मैरेट। ठीक है, जीन पॉल मैरेट एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई। उनका एक न्यूज़पेपर था, लामी ड्यू पीपल। लामी ड्यू पीपल का मतलब क्या होता है? फ्रेंड ऑफ द पीपल, जो लोगों का दोस्त होता है उसी को बोला जाता है। तो उन्होंने बहुत ही पुअर लोग जो रहते थे, गरीबों के लिए न्याय, और रिच के लिए सज़ा की भी मांग की उन्होंने, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। उनकी जो लेख होता था, इसने जनता को इमोशनली जोड़ दिया, और वो एक पावरफुल सिंबल बन गया। मतलब रेवोल्यूशन में ये जो जर्नलिस्ट थे इनका भी बहुत बड़ा रोल था। फिर हम बात करेंगे कि द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब ये क्या है, इस चीज़ को आप समझो। अगस्त 1789 में नेशनल असेंबली ने एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट पास किया। सभी लोग जन्म से ही उस डॉक्यूमेंट में ये सब लिखा हुआ था कि जितने भी लोग हैं जन्म से ही सब लोग फ्री हैं और वो इक्वल हैं। हर किसी को लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और ऑपरेशन के खिलाफ, जो उनके साथ भेदभाव होता है या अत्याचार होता है उसके खिलाफ वो रेजिस्ट कर सकते हैं, अपना विरोध कर सकते हैं, और बिना फेयर ट्रायल के किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार करने से पहले, अरेस्ट करने से पहले आपको उसके लिए ट्रायल करना पड़ेगा, उसको कोर्ट में सुनवाई होगा, फिर जाके वो होगा। अब ये जो डिक्लेरेशन था इसने फ्यूडल सिस्टम को कहीं ना कहीं पे ख़त्म कर दिया। जो ज़मींदारी प्रथा थी वहाँ पे, एक नोबिलिटी जो होता था, जिनके पास बहुत सारे ज़मीन होते थे, बहुत रिच होते थे, ये सब सिस्टम को कहीं ना कहीं पे ख़त्म कर दिया। बहुत सारे किसानों को जगह अपना देने की बात उठी, और मॉडर्न डेमोक्रेसी की भी कहीं ना कहीं पे शुरुआत होता है। हालांकि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, एंशियंट ग्रीस से स्टार्ट होता है, लेकिन जिस मॉडर्न डेमोक्रेसी की आज हम प्रैक्टिस करते हैं उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही वो कहीं ना कहीं पर एग्जिस्टेंस में आता है, आपको दिखेगा। फिर हम बात करेंगे कि रीडिंग कुछ हम पॉलिटिकल सिंबल्स को देखेंगे। जैसे कि रेवोल्यूशन के दौरान कई सारे सिंबल्स बनाए गए, जैसे कि आपको दिखेगा एक टूटी हुई चेन, ब्रोकन चेन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रोकन चेन जो है आपका यहाँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको पिक्चर के साथ दिया रहेगा। जो ब्रोकन चेन है उसको वो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी का सिंबल है, कि आप गुलामी से मुक्त हो गए हो। एक रेड फ्रीजियन कैप होता था जो आज़ादी का प्रतीक होता था। ट्रायंगल में एक आंखें दिखेगा जो आपका अवेयरनेस और ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। एक सेप्टर है जो टूटा हुआ है, मतलब मोनार्की का अंत। ये सिंबल्स अनपढ़ लोगों तक भी ये रेवोल्यूशन का मैसेज पहुंचने में ये सब चीज़ें हेल्पफुल रहता था कहीं ना कहीं पर। तो अब हम बात करेंगे कि फ्रांस एबोलिशस मोनार्की। फ्रांस अभी क्या होता है कि फाइनली, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, लेकिन अभी फ्रांस मोनार्की को ही एवोल्यूश कर देता है, कहीं ना कहीं मोनार्की को ख़त्म कर देता है।
1792 में किंग भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक वो आया, चेंजेस आया उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन एक नया फिर से बना जिसमें मोनार्की को ही ख़त्म कर दिया गया। तो 1792 में किंग भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। असेंबली ने मोनार्की को ख़त्म कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। आपको पता है ना रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक उस देश को बोलते हैं जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, ना कि सिलेक्टेड। अब होता क्या है कि किंग पर बहुत ज़्यादा ट्रायल चलता है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है और 1793 में उसे गिलोटिन से मारा जाता है। गिलोटिन एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जिसमें गला काट दिया जाता था, वहाँ पे एक ऊंचा जगह होता था, वहाँ ऊपर उसमें एक ब्लेड लगा रहता था, उस ब्लेड को छोड़ा जाता था, गला को एक जगह में फिक्स करके, और उसी के ऊपर उस ब्लेड को छोड़ दिया जाता था। तो एक डॉक्टर गिलोटिन थे, उनके नाम से ही उन्होंने जो मशीन को बनाया, उन्हीं के नाम से ये नाम पड़ गया गिलोटिन। तो किंग को मारा गया, मतलब उनका गला काट दिया गया 1793 में। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा एक मैसेज था दुनिया के लिए। थोड़े थोड़े समय बाद आप देखोगे कि जो उनकी वाइफ थी, जो मेरी एंटोनेट, जिनका नाम था मेरी एंटोनेट, को भी फांसी दी गई, उनको भी मैंने उनको भी मारा गया कहीं ना कहीं पर। क्यों किया गया? क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा आलीशान तरीके से रहते थे, फ्रांस का जनता को इतना प्रॉब्लम थे, लेकिन वो वर्सेलिस के जो पैलेस था उनका, वर्सेलिस फ्रांस से पेरिस से दूर एक उनका बहुत आलीशान महल था, तो उसमें वो रहती थी, बहुत ज़्यादा खर्चा वो करती थी। तो इन सब चीज़ों से लोग उसके ऊपर नाखुश थे और माना जाता कि किंग के साथ वो भी मिली हुई है, लोगों का दुख दर्द के कारण वो भी है। तो फाइनली उनके ऊपर भी ट्रायल होता है, उनको भी डेथ सेंटेंस मिलता है। फिर हम देखेंगे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूल स्टार्ट हो जाता है फ्रांस में, जिसको हम लोग रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है? रेन ऑफ टेरर का मतलब आतंक का शासन शुरू हो जाता है। ये अभी आतंक का शासन चलेगा, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ होगा उनके ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो ये समय था 1793 से लेकर 1794 के बीच में। और रोबस्पियर और उनकी जैकोबियन पार्टी, रोबस्पियर का एक ग्रुप था, जैकोबियन क्लब बोलते थे, जो इन वहाँ पे एक सेंट जैकब के नाम पे ये चर्च का नाम पड़ा एक्चुअली, तो ये जैकोबियन क्लब बोलते थे वो लोग। तो जैकोबियन में क्या होता था, रोबस्पियर मेन उसमें लीडर थे और उसने पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा था। उसमें बहुत सारे लोग आते थे, अपनी विचारधाराओं को लोग शेयर करते थे। तो जैकोबियन पार्टी आगे चलकर बनती, जो और उनका मेन जो हेड था वो रोबस्पियर ही था। उन्होंने कहा जो भी रेवोल्यूशन के खिलाफ है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। हज़ारों लोग, चाहे वो अमीर हो या चार्ट से रिलेटेड हो, उनको गिलोटिन से मारा गया। लोगों को एक जैसा कपड़ा पहनने और सिटीज़न कहने के लिए भी मजबूर किया गया, सबको सिटीज़न बोला जाता था। तो ये एक ऐसा समय था जब रेन ऑफ टेरर कहा गया। इसका मतलब है कि ये समय ऐसा था कि जो भी सरकार के खिलाफ होगा उसको बहुत ही बुरी तरह से उससे निपटा जाएगा, गिलोटिन किया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा। फिर फ्रांस में हम देखते हैं कि एक और टाइम आता है जिसमें हम बोलते हैं कि एक डायरेक्टरी जो होता है वो फ्रांस को रूल करता है। अब सवाल बनता है कि डायरेक्टरी क्या होता है? 1794 में रोबस्पियर के डेथ के बाद उसको भी एक्चुअली रोबस्पियर के ऊपर भी ट्रायल चलता है, उसको भी गिलोटिन कर दिया जाता है। तो उसके डेथ के बाद एक नई सरकार बनी जिसे कहते हैं डायरेक्टरी। इसमें 5 मेंबर्स थे, 5 लोगों का एक ग्रुप होता था, बहुत एग्जीक्यूटिव होते थे, बहुत पावरफुल लोग हैं, ताकि पावर किसी एक के पास ना रहे। लेकिन ये सरकार काफ़ी कमज़ोर हो गई और बहुत ज़्यादा करप्ट साबित हो गई। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर आप देखोगे कि आर्मी का एक बहुत एक बहुत बड़ा जनरल था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, वो कहीं ना कहीं पे पावर में आ जाता है, एक तरह का कू करवा देता है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसे कि जो महिलाएं थी, विमेन थी, तो डिड वीमेन हैव ए रेवोल्यूशन? महिलाओं का भी कुछ रेवोल्यूशन था क्या? उन्होंने भी कुछ आवाज़ें उठाई या नहीं? तो डेफिनेटली वीमेन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये इस रेवोल्यूशन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने वर्सेलीज तक, जो एक जहाँ तक किंग का पैलेस हुआ करता था, जहाँ पे वो लोग मज़ा मस्ती करते थे, वो शानदार जीवन बिताते थे, तो उन्होंने वर्सेलिस तक मार्च किया और ब्रेड और जस्टिस की मांग की कि उनको खाना मिल पाए, उनको जस्टिस मिल पाए, क्योंकि उस समय में महिलाओं का अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब था फ्रांस में, सबसे ज़्यादा सफ़रर वही लोग थे। उन्होंने वर्सेलिस तक मार्च किया और फिर उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स और डिबेट्स में भी हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं का भी बहुत सारे क्लब्स खोले गए, उन लोगों ने डिबेट में हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं ने उस समय में
देखोगे आप वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं थे, तो उन्होंने उसकी भी डिमांड्स किया 90। लेकिन दुख की बात है कि बहुत बाद में एक्चुअली 1946 में जाकर महिलाओं को फ्रांस में वोटिंग राइट्स मिलता है, जो बहुत ही लेट था उस हिसाब से। हम उस हिसाब से बहुत एडवांस थे, क्योंकि हमारा तुरंत आज़ादी के बाद ही हमने सभी को वोटिंग राइट्स दे दिया इंडिया में। अब एक रेवोल्यूशनरी वोमेन थी, एक एक महिला, उनका नाम था ओलंपी डी गॉर्जेस। तो ओलंपी डी गॉर्जेस एक कौन थी? वो एक उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए एक्चुअली स्ट्रगल किया था। उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा था। उन्होंने इक्वल राइट्स, प्रॉपर्टी ओनरशिप और वोटिंग राइट्स की भी मांग की। और लेकिन उन्हें उनके इन्हीं डेंजरस आइडियाज़ को फैलाने के आरोप में उनको भी फाइनली गिलोटिन करके मार दिया जाता है। तो जो महिलाओं की इंडिपेंडेंस की सबसे पहली आवाज़ों में एक था ये। अगर आप ओलंपी डी गॉर्जेस की बात हम करेंगे तो महिलाओं की तरफ से उन्होंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाया था। फिर फ्रांस में स्लेवरी के का कैसे ख़त्म होता है, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, वो देखेंगे हम। फ्रांस की जो कॉलोनीज थी, फ्रांस भी बाहर दूसरे देशों में, जैसे ब्रिटिश दूसरे देशों में कॉलोनी बनाता था, जैसे इंडिया में बनाया, उन लोगों ने राज किया, तो फ्रांस ने भी कई सारी जगह में उनकी कॉलोनीज थी। तो फ्रांस की कॉलोनीज में लोगों को ज़बरदस्ती प्लांटेशन पर काम पे रखा जाता था। ज़्यादातर वो शुगर और कॉफ़ी प्लांटेशन में स्लेब खरीद के लाते थे दूसरे जगह से, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वहाँ से स्लेब उठा के लाते थे, गुलाम खरीद लेते थे और उनको पूरा आजीवन काम में लगाते थे। तो ये सब चीज़ें था। तो 1794 में आपको दिखेगा कि स्लेवरी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन फाइनली वो स्लेवरी फिर से शुरू हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। 1802 में नेपोलियन ने फिर से इसे शुरू कर दिया। 1848 में आप देखोगे कि क्या होता है कि स्लेवरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, बहुत बाद में 1848 तक। तो उसको स्लेवरी को पूरा मैंने फ्रांस से ख़त्म कर दिया गया, या यूरोप में भी बहुत हद तक कम गया। अब हम करेंगे कि रेवोल्यूशन जो था उस समय में लोगों का एवरीडे लाइफ कैसा था, मतलब डेली जीवन कैसा था रेवोल्यूशन के समय में। ऑब्वियसली बहुत बुरा ही रहा होगा। रेवोल्यूशन के बाद लोगों की के जो डेली लाइफ में कई सारे बदलाव आए। अब सर या मैडम नहीं, बल्कि सबको सिटीजन या सिटीजनस ये सब बोला जाता था। नए फेस्टिवल, सिम्बल्स और स्कूल्स इंट्रोड्यूस किए गए। लॉज जो था वो बहुत ज़्यादा फेयर और कॉमन पीपल को ज़्यादा अधिकार मिले। सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं, बल्कि सोशल और कल्चरल रेवोल्यूशन भी हुआ था इसमें। मतलब ये था एवरीडे लाइफ। जब रेवोल्यूशन के बाद वाला जो फेज़ है उसमें हम देखेंगे काफ़ी हद तक बदलाव हो रहा था। फिर हम लोग फाइनली कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म करके लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज़ को जन्म दिया। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं था, इसमें वायलेंस और डिक्टेटरशिप और स्ट्रगल भी काफ़ी था। लेकिन इसने दुनिया को एक तरह का लर्निंग देता है, एक सीख देता है कि जब कॉमन पीपल एकजुट हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव मुमकिन होता है। तो ये था द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा चैप्टर। एक ऐसा बदलाव जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल कर रख दी। इस रेवोल्यूशन से हमें ये सीख मिलती है कि जब आम लोग इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और मिलकर खड़े होते हैं तो ऑब्वियसली चेंज ज़रूर आता है। तो फाइनली हम इसको एंड करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और हेल्पफुल चैप्टर्स मिलता रहे। स्टे कनेक्टेड विद दत्तास एकेडमी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, वेयर लर्निंग इज़ मेड ईजी एंड मीनिंगफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।